नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। आप चुनावों पे आधारित हमारा कार्यक्रम सत्याग्रह देख रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार अनवरत हम आपको देश में अलग अलग राज्यों में हो रही गतिविधियों की और चुनाव की खबरें दिखा रहे हैं। और इन चुनाव की खबरों में हमारे साथ हमेशा नए नए मेहमान होते हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जो सेवाएं देने वाले लोग हैं, वो कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैसे दो चार हो रहे हैं और आम जो जनमानस है वो उनसे कितना संतुष्ट हो रहा है। इस समय हम बिहार में हैं और लगातार बिहार की बहुत सारी न्यूज आप देख रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों से सुचारू रूप से बात की जाए और सरकार और समाज के बीच में जो समरसता है उसके साथ पत्रकारिता की जाए। आज हमारे साथ में हम चंपारण में हैं और चंपारण की पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि लगातार हमारा जो जुड़ाव रहा है चंपारण से कितना रहा है। तो इस समय हमारे साथ में चंपारण की एक महिला डॉक्टर हैं, बेहद संवेदनशील विचारों को लेकर के हमेशा मुख्य रूप से बोलती रही हैं। और डॉक्टर हिना चंद्रा जी के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि चंपारण में एक लंबे समय से अपनी सेवाएं जनता के बीच में दे ही रही हैं, लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी ये जितना राजनीति में अपना समय देती हैं और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे जितना बोलती हैं, ये एक अहम मुद्दा है कि हम इनसे बात करने के लिए इस समय चंपारण में है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। हम पहले प्रश्न आपसे यही कहना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों से हम अभी वापिस बिहार आए हैं 5 सालों के बाद, तो आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि 5 सालों में अब कितना बदल गया है बिहार, अभी क्या माहौल चल रहा है यहाँ बिहार का? देखिए, बिहार में सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से बोलने का अवसर मिला है जी। और काफी वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब पुनः आप बिहार की तरफ आपने रुख किया है, इसलिए आपका भी बिहार में स्वागत है। और चुनावी वातावरण है, बिहार निरंतर बदलाव की ओर अग्रसर है जी। और ये आज ऐसा नहीं कि एकाएक बदला है। 2005 के बाद से लगातार बिहार में परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार बिहार में विकास देखने को मिल रहा है। तो विकास की जो बयान है, आप 5 वर्षों के बाद दिल्ली से ये बिहार का रुख आपने किया है, जी। तो आपको भी नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से बिजली, हर घर को बिजली मिल रही है, किस प्रकार से सुदूर गांव तक सड़कों का जाल बिछ गया है। तो कनेक्टिविटी जो होता है ना, डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाती है। वो कनेक्टिविटी रोडवेज की हो, रेलवेज की हो या एयरवेज की हो, तो तीनों तरह से बिहार को के विकास में योगदान देने का काम हमारे डबल इंजन की सरकार ने किया है, एनडीए की गवर्नमेंट ने किया है। और अनवरत और लगातार ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक दिन का विषय नहीं, लगातार काम चल रहा है। डॉक्टर साहिबा, हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि पूरा जो समाज है आज के समय में पूरे बिहार में बहुत सारी हिंसक खबरें आ रही हैं और पूरा देश जो है वो बिहार की खबरों को पढ़ करके सोच रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। एक मानसून जैसे शुरू हुआ है धीरे धीरे करके, हम कहेंगे कि जून के महीने से ही बिहार में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी हिंसक वारदात हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पे भी काम कर रहा है, एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से यहाँ पे विख्यात भी हैं, तो क्यों ऐसे हिंसक वारदात अचानक से कैसे बढ़ गई है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जी। ये एक कॉम्पैरेटिव स्टडी है। अगर इसको थोड़ा सा डाटा बेस में आप जाएंगे या एनालिसिस करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग, मतलब मैं बेसिकली, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, मैंने 2005 के पहले का बिहार देखा, 90 से 2005 तक का भी देखा और 90 में तो काफी छोटे थे हम लोग, और 2005 से लेके ये 25 तक का दौर भी हम लोग देख रहे हैं। लगातार ये समय हम लोगों ने देखा है। जब दोनों में आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप जो हिंसक वारदातों की बात कर रहे हैं, जब आप दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोगों ने किया है, और एक एनालिसिस अगर प्रॉपर करेंगे तो आपको ये क्लियर रूप में नजर आएगा कि आज जो भी क्राइम को अंजाम दे रहा है, आज जो भी इस तरह का हिंसक वारदात कर रहा है, प्रशासन और हमारा शासन और डबल इंजन की सरकार कहीं से भी उसको टॉलरेट नहीं करने जा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। आज वो दौर नहीं है जब ये जो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी सरकार और सत्ता के संरक्षण में हो रहा था, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त जितने क्रिमिनल्स हुआ करते थे, तो विधायक का बेटा एक आईएएस की पत्नी के साथ दुराचार लगातार करता आ रहा है और वो कहीं बोल नहीं पा रहा है, किसी थाने में उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो वो चुप रहने को कहता है। तो वो दौर हम लोगों ने देखा है। उस वक्त के शासन और प्रशासन भी बोली बनी हुई थी और शासन को प्रश्रय ही दे रहे थे वो लोग।
तो गुंडागर्दी को किस तरह से वो लोग संरक्षण देने का काम करते थे, तो आज पावर जो है और पॉलिटिक्स जो है ये कहीं भी किसी भी क्राइम या क्रिमिनल्स को परिश्रय देने का काम नहीं कर रही है। और क्लियर शब्दों में मैं अगर बीजेपी से जुड़ी हूं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हो चाहे हमारे एनडीए के सीएम हो, ये लोग क्लियर शब्दों में कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसको पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा इस नीति पे। और क्लियर बोला जा रहा है, आप खुद ही देखिए ना, जो शूटर अभी इतने बड़े व्यवसायी की हत्या होती है तो क्या शूटर पकड़ा नहीं गया? खेमका की बात कर क्या? जी बिल्कुल, मैं खेमका जी की बात कर रही हूँ। तो क्या पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया, वो शूटर तो पकड़ा गया। तो बहुत ही एक तरह से स्पीडी ट्रायल के फॉर्म में काम हो रहा है, तेजी से लोग काम कर रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो खौफ है, लेकिन ये जो लोचा है ना, क्रिमिनल जीन का जो लोचा है, आप उसका आप क्या कर पाएंगे उसका? जो जिसके मन में ये बैठा हुआ है, जो जानबूझ करके हमारे शासन और प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये विपक्षों के द्वारा इस तरह का काम अगर कराया जाता है तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। शासन लगातार हमारा ये पावर, हमारा पॉलिटिक्स, हमारा पुलिस, हमारा सब लोग। मैं आप थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपको रुकना चाहूंगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं मैं उसी पे कहना चाहूंगा कि ये वारदात जो थी बिल्कुल रुकी हुई थी और मानसून जैसे शुरू हुआ है, जैसे जून का महीना शुरू हुआ है, वो एक करके बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो वारदात होना शुरू हुई है। तो आपको क्या लग रहा है ये किसी इंटेंशन के तहत कराया जा रहा है या बिहार के जो लोग हैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गए हैं? क्रिमिनल ये जो क्राइम होता है ना, ये क्राइम को आप अलग अलग रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई घरेलू हिंसा हो रही है, घर में दो पति पटेदार के बीच में जमीन के वारदात में एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, तो ये एक अलग इशू हो जाता है। और ये जो होता है ना कि सोची समझी साजिश के द्वारा हो सकता है सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए भी साजिश की चुनावी वातावरण है, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में सरकार की इमेज धूमिल हो, सरकार का जो चेहरा है वो खराब हो, कहीं ना कहीं इमेज डाउन हो, बहुत तरह की बातें होती है। तो सोची समझी साजिश रणनीति के तहत भी लोग काम करते हैं। कहां से किसे प्रश्रय दिया जा रहा है, कहां से किसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, हर कुछ निकालने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। न नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त करेंगे, सुशासन बाबू के नाम से वो जाने जाते हैं, और ना ही हमारे सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। एकदम क्लियर आदेश है सभी को कि जहां भी इस तरह का कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हो रही है। आज बस बताया ना कि बेसिक डिफरेंस है, आज वो समय नहीं है कि मुख्यमंत्री की बेटी का शादी हो रहा है और सरेआम जो है ये बड़े बड़े शोरूम जो है, कार का शोरूम और हाँ बिल्कुल गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया जाता है कि बारातियों का स्वागत उसी से किया जाएगा। बाराती बैठेंगे उसके लिए पूरे फर्नीचर के शोरूम को लूट लिया जाता है। आईएएस की पत्नी, उसकी नौकरानी, सबके साथ दुराचार होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। सरेआम बड़े बड़े नरसंहार होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है, वो दौर हमने देखा है किस प्रकार से ये गया के बगल में जहानाबाद है, जहानाबाद में किस तरह का नरसंहार हुआ, किस तरह से जाति पूछ के लोग मारते थे, जिस तरह का नारा देने का इन लोगों ने काम किया कि भूरा बाल साफ करो। क्या कहने का अर्थ है उनका? आप सोचिए क्या कहने का अर्थ था उनका। तो आप समझ सकते हैं कि शुरू से वो जो जंगल राज जो हम लोगों ने कहा, तो ये गलत नहीं कहा है। तो आज कम से कम आज का जो व्यवस्था है, आज की जो विधि व्यवस्था है, आज की जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है, कहीं से भी क्राइम को बढ़ावा देने का या प्रश्रय देने का काम हम लोग नहीं कर रहे। लेकिन खुलेआम अपराधी पहले घुमा करते थे और उन लोग एकदम मतलब निर्भीक होकर चलते थे भाई कि हमको कौन क्या करेगा, हम लालू यादव के आदमी हैं, हमको कोई क्या करेगा, मुख्यमंत्री के आदमी है। तो स्थिति ऐसी बनी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस। मैम आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जमीन पे, ग्राउंड जीरो पे जाकर के जो खबरें जैसी हैं उनको वैसा परोसा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई मसाला कंटेंट नहीं है। जब आप जमीन पे जाएंगे तो आपको ग्राउंड जीरो की जो गर्मी है वो महसूस होगी कि इस समय माहौल क्या है। जब हम बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं तो अलग अलग लोग मिलते हैं और जो गांव में बैठा अंतिम आदमी है उसके आंसू और उसकी बातों को जानने के लिए आपको कैमरा लेकर के गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचना पड़ेगा। तो सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और देखें ये विशेष कार्यक्रम, चूंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में चल रही विविधताओं से आपको परिचित कराएं। इस समय आपको लगातार सुनाई दे रहा है कि किस प्रकार से हमलावर होकर के, मुखर होकर के ये बोल रही हैं बिहार के अलग अलग मुद्दों पे, और हिंसक जो झड़प हो रही है उसको लेकर के डॉक्टर हीना चंद्रा जी ने क्या क्या बताया है। मैम एक बात बताइए कि चुनाव को लेकर के अभी 2-3 महीने और बच गए हैं,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अभी नीतीश जी को लेकर के ही आगे चुनाव में जाएंगे। आरजेडी जो है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के पूरा मुखर होकर के कह रहा है कि इस बार हम ही सरकार बनाने वाले हैं। दोनों के बीच में एक नई पार्टी आई है जन सुराज, जिसका गठन 2 अक्टूबर को हुआ है और प्रशांत किशोर जी अपने आप को चाणक्य मानते हैं, लोग उनको चाणक्य कहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम दोनों पार्टियों को आधा आधा वोट काट करके ऐसा समीकरण बैठाएंगे कि इस बार 3 महीने के बाद जो है एक नई सरकार बनेगी बिहार में। तो चुनाव को लेकर के अभी माहौल क्या है चंपारण में, और बिहार के बारे में, चुनाव के बारे में क्या आपको लग रहा है? दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उनको शुभकामनाएं। बाकी तो अंजाम क्या होगा वो हम भी देखेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो जो प्रत्यक्ष होगा उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दावे करना है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार है। जी, तो सत्याग्रह में हम और भी बहुत सारे प्रश्नों पे बात करने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर हिना चंद्रा जी गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हम ये मैम एक बात जानना चाहेंगे कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को जो लेकर के बार बार टीका टिप्पणी पूरे देश में होती रहती है। अगर कोई पीएमसीएच में जाता है अपना इलाज कराने के लिए तो एक सरकारी अस्पताल होने के नाते या जिला का मुख्य अस्पताल होने के नाते भी वो मूलभूत जो सुविधाएं हैं एक आम आदमी को पीएमसीएच में नहीं मिल पाती हैं, तो आदमी डरा होता है कि अगर उसे कोई असाध्य बीमारी हो गई तो वो बिहार में कैसे बचेगा। ऐसे में एक डॉक्टर होते हुए बिहार में काम करना कितना जटिल है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो लगातार अपनी सेवा बिहार में ही दे रही हूँ। मैंने पढ़ाई भी बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है जी। और विधि व्यवस्था को हम लोगों ने देखा है। तब की विधि 2005 में मैंने डीएमसीएच ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरी पढ़ाई वहां से शुरू हुई थी। उस वक्त जो विधि व्यवस्था थी जो 90 से 5 तक के शासनकाल में बरकरार था, जो 5 में मैंने देखा, और आज जाकर के डीएमसीएच हो या पीएमसीएच हो विधि व्यवस्था देख सकते हैं। एम्स भी पटना में खोला गया, आईजीआईएमएस में भी काम लगातार हो रहा है, एम्स दरभंगा में भी खोला जा रहा है। आज भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा जैकपॉट योजना जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत योजना, जिसकी मैं खुद में इसकी गवाह हूँ, मेरे अस्पताल में भी आयुष्मान भारत योजना चल रहा है और लगातार किस प्रकार से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज गरीबों का किया जा रहा है। जिन लोगों के पास भी आयुष्मान कार्ड है वो बेधड़क हमारे यहाँ लेकर के आ रहे हैं। जिन ऑपरेशंस में 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाते थे वो बिल्कुल निःशुल्क उनका इलाज हो रहा है और वो लोग घर जा रहे हैं खुशी खुशी। तो सरकार निरंतर बनी हुई है। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, न जाने कितने जन औषधि, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बोली, लेकिन काफी संख्या में जन औषधि केंद्र भी हर जगह खोले गए। यहाँ भी आप सदर अस्पताल में जाइएगा, गेट पर ही जन औषधि केंद्र है। आप यहीं के सदर अस्पताल में जाइए ना, स्थिति क्या थी और आज क्या है। आप जाकर के यहाँ का गायनी विभाग आप जाकर के देखिए, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। पहले एक ऑपरेशन नहीं हुआ करता था हॉस्पिटल में, आज दिन भर में करीब 15 से 20 सिजेरियन ऑपरेशन इसी सदर हॉस्पिटल में हो रहा है, वही डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि मैंने फिर कहा कि डेवलपमेंट इज नॉट अ सिंगल डे प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस है, वो चल रही है और वो चल ही नहीं रही है हेमंत जी, वो धरातल पे दिख भी रहा है, वो हम लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट और योजनाओं की जो बौछार हमारे सरकार ने लगाई है, किस प्रकार से जननी सुरक्षा योजना हो। अभी लास्ट टाइम मोदी जी आए थे, यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को जितना देने का काम किया है जी, वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अभी अभी देखिए ये अमृत भारत ट्रेन भी देने का काम किया जो यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगी। अभी तुरंत वंदे भारत जो कि मोतिहारी से होते हुए गोरखपुर टू पटना जा रही है, पटना से रांची वंदे भारत, पटना टू कोलकाता। तो लगातार निरंतर कार्य हो रहे हैं। मैं तो सड़कें देख रही हूँ भाई, मुझे याद है मैं 2005 में, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं गया में रहती थी। गया से दरभंगा जाना, तो पहले तो गया से पटना जाने में 5 घंटा लगता था जी, सिंगल रोड, वो स्टेट हाईवे वाला 5 घंटे लगते थे। अभी जाइए आप 1.25 घंटा में गया से पटना पहुंचेंगे। अभी आप तो घूमने वाले हैं पूरे बिहार में, आप घूमिए और देखिए गया से पटना आप 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। और पटना से दरभंगा जाने में भी मुझे 7-8 घंटे लगते थे और पटना से दरभंगा जाने में आज 3 घंटा लगता है, पटना से मोतिहारी आने में भी 2.5 से 3 घंटा लगता है। तो बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में हार्डली 3 से 4 घंटा लगता है, जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां पहुंचने में। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो एक पटना में है, दरभंगा में खुला, इधर रक्सौल में खुलने जा रहा है, कई जगह पर प्रस्तावित हुआ। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? कैसे डेवलपमेंट नहीं है और कैसे कह सकते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ?
शाम में जब जाते थे, जब गांव की ओर रुख आप करते होंगे, आपने लगातार कवरेज किया, आपने स्वयं जैसा कि बोला, तो जब आप गांव की ओर रुख करते थे तो शाम के टाइम में जब गाड़ी का लाइट जलाते होंगे, हेडलाइट, तो महिलाएं जो है ना शौच करती हुई नजर आती होंगी दोनों तरफ। आज ये बिल्कुल धरातल की बात है, ये बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। 5 साल पहले की जो कवरेज है वो आप स्वयं देख सकते हैं। स्थिति ऐसी थी, लेकिन जब से स्वच्छ भारत योजना के तहत पहली बार 14-15 में जब आए थे मोदी जी, याद कीजिए, यहीं से शुरुआत किया था उन्होंने। और हर जगह जो है टॉयलेट का निर्माण हुआ, हर जगह हर घर को शौचालय देने का काम किया, ताकि महिलाओं का मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बरकरार रह सके। उतना ही नहीं, आवास योजना 4 करोड़ घर बन चुके हैं, 2 बन के तैयार होने को हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैक्सिमम जो घर है वो महिलाओं के नाम पर बना है, वो उस घर की महिलाएं उस घर की मालकिन है। ये बहुत बड़ी बात है। मैम आपने बहुत अलग-अलग विषयों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी फैक्ट्स धुएं से आंखों को जलाते हुए हम लोगों ने देखा है, हमने देखा है। बचपन की बातें याद है, जरूरी हर घर में गैस चूल्हा नहीं होता था, और अगर होता भी था तो 1 सिलेंडर, और खत्म हुआ नहीं कि 3 बजे सुबह से गांधी मैदान में लाइन लगाना पड़ता था। आज ये सब तो बहुत छोटी-छोटी बात है जिसको अगर आप गौर करेंगे, आज तो गैस पाइपलाइंस लग रहा है हर जगह, यहाँ भी शुरू हो चुका, हर जगह गैस का पाइपलाइन लग रहा है, और कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। ये 10 करोड़ से ज्यादा घरों को ये मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया। लालटेन लेके घूमते हैं विपक्षी, शर्म नहीं आती आज भी? ये एलईडी का युग है भाई, आज भी लालटेन लेके आपके नेता प्रचार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, बिहार को फिर से लालटेन युग में ढकेल दें? अब वो समय नहीं रहा, अब बच्चा जान चुका है, ये एलईडी का युग है, ये बढ़ता बिहार है, ये समृद्ध बिहार है, ये विकसित होने वाला बिहार है। अब पुनः लालटेन युग की बात करना। मैम हम एमएलए को लेकर के आपसे प्रश्न इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको नहीं लगता है कि लंबे समय से प्रमोद कुमार जी हैं और ग्राउंड जीरो पे हम लोग भी घूम रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो नाराजगी होती है कि हम उनसे जुड़ नहीं पाते हैं या कोई काम नहीं हो पाता है, हम जाते हैं तो वो मिलते नहीं है, ऐसे बहुत सारे विचार हैं, हम बहुत सारे विचारों को रख नहीं सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मोतिहारी से एमएलए के तौर पे किसी महिला को टिकट मिलना चाहिए? और आप जैसे लोग अगर समाज में हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि पब्लिक में आप घूम रहे हैं, लोगों ने कहा जुड़ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। एक बात तरह से विधायक हैं हमारे माननीय प्रमोद जी जो एकदम सरल और सुलभ हैं, आप जहाँ ढूंढे वो आपको मिल जाएंगे। तो जो ये बात बोला है एकदम गड़बड़ बोला है, जिसने भी बोला है ये बात सही नहीं बोला है। और रही बात 25 वर्षों की, जो आप कह रहे हैं कितने वर्षों से हैं, जो भी है, तो इतने वर्षों से कोई स्वयं थोड़े ना होता है, वो लगातार जीत रहे हैं, वो इतने वर्षों से जीत रहे हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। मैम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ पार्टी के नाम की वजह से जीत जाते हैं, तो जीतना एक बात होती है, पार्टी का फेम एक बात होती है, और स्वयं जो यहाँ के सांसद हैं राधा मोहन जी, उनका स्वयं उनके वो साथ में खड़े हैं और बहुत लंबा इतिहास रहा है सांसद जी का। तो मुझे लगता है ऐसा, या लोगों को ऐसा लगता है कि उनके वोट की वजह से या उनके साथ की वजह से एक लंबे समय से टिकट मिल रहा है मोतिहारी से, और कोई सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बदल नहीं रही है। तो इस अभिप्राय में हमने ये प्रश्न किया, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप इसके बारे में कुछ बोल सकती हैं या अगर आपके पास कुछ है इसके बारे में। मैंने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला कि हमारे माननीय विधायक जी अगर 25 वर्षों से यहाँ के विधायकी का कमान संभाल के, विधायक नहीं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कई पोर्टफोलियो को उन्होंने संभाला है, वो गन्ना विधि राज्य में उनको मिला हुआ था, उन्होंने गन्ना विधि मंत्रालय संभाला, उन्होंने पर्यटन संभाला, उन्होंने कला संस्कृति संभाला, तो इतने सारे मंत्रालय को भी उन्होंने संभाला है। तो पार्टी का एक भरोसा था उनके ऊपर, और लगातार उस भरोसे पर वो खड़े उतरते आए, और खड़े ऐसे ही नहीं उतरे। पब्लिक भी उनको वोट देती आई है, पब्लिक उनको सिंहासन पे बिठाने का काम कर रही है, तभी तो वो बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे ना। और रही बात, मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता इस भाव से लगा रहता है कि हमारे देश की रक्षा हो, हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम हो। चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, तो इसलिए हर एक कार्यकर्ता इस भाव से लगा रहता है। और मैंने कहा कि जहां तक हमारे माननीय सांसद महोदय का सवाल है, तो वो ऐसे व्यक्ति को, व्यक्ति नहीं वो व्यक्तित्व है, और इतना विराट व्यक्तित्व है जिसका वर्णन आप कुछ शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और उनके जैसा होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो सीखते हैं उनसे, समझिए कि एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग कि
राजनीति कैसे करना है और राजनीति की कैसे, पाठशाला के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल पाठशाला, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के आने वाला व्यक्ति भी उतना जबरदस्त का प्रबंधन नहीं करेगा जो हमारे माननीय सांसद महोदय जी करते हैं। और रही बात टिकट की, तो टिकट का कोई ऐसा नहीं है, टिकट किसी का भी कटता है, किसी को भी मिलता है, पार्टी डिसाइड करती है, उसमें बैठे लोग सीनियर डिसाइड करते हैं। उसका एक पार्टी के अंदर कुछ डिसाइडिंग लोग हैं जो शीर्ष पे बैठे हैं, वो लोग तय करते हैं, वो लोग भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे तय करते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे करते हैं। तो वो लोग सब देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसको टिकट मिलेगा, मैं फिर कह रही हूँ जो भी आएगा, फिलहाल तो प्रमोद जी आ रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी कमल का निशान लेकर के आएगा, हम लोग उसके साथ हैं। और हमारे गार्जियन राधा मोहन जी हमेशा उसका साथ देते हैं, जो टिकट लेकर के आएगा उसको वो साथ देते हैं, उसको जिताने का काम करते हैं, और एकदम पूरी तन्मयता से। देखिए, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है या पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो इसलिए ये कहना हमारा आना या किसी का आना, ये सब हमारे ऊपर नहीं है, ये कोई खुद से कहे मैं आ रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी जिस दिन मेरे पर भरोसा जताएगी मैं आऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आशीर्वाद हमारे माननीय गार्जियन, हमारे अभिभावक राधा मोहन जी का मिलेगा, मैं आऊंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कोई कहेगा नहीं, तब तक हम लोग इधर उधर के लोग ही नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी, हीना चंद्रा अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है, कुछ भी होगा हमारी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहनी चाहिए, वो कभी इधर से उधर नहीं। तो हम लोग पार्टी के लिए जो होगा, जैसे होगा, जहाँ होगा, हम लोग लगे रहेंगे। तो आपने सुना सारी बातों को, पूरा इंटरव्यू आपने देखा। हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो समाज के जो प्रश्न हैं वो लोगों के सामने, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रखा जाए और वो खुल करके अपने विचारों को व्यक्त करें। सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में आपको और बहुत कुछ मिलेगा। हम आपको चंपारण दिखाएंगे, हम आपको लिए चलेंगे चंपारण के उन गलियों में जहाँ पे आज भी जो बूढ़ी आंखें हैं गाँव में इंतजार कर रही हैं कैमरे का कि वो अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा सके। तो बहुत कुछ मिलेगा सत्याग्रह के इस विशेष कार्यक्रम में, आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।